Let us discuss 59th problem. A tuning fork produces 4 beats per second. 4 beats. Beat frequency दे रखी है. Beat frequency is 4 beats per second. Means the difference in frequency is equal to 4. With a tuning fork having frequency of 256 hertz. Now the first one is now loaded. इसका मतलब जो फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए f0 प्लस माइनस 4 हर्ट्स. मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 256 प्लस माइनस 4 हर्ट्स. या तो 4 हर्ट्ज से ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए. डिफरेंस जो है वह 4 हर्ट्ज का होना चाहिए. द फर्स्ट वन इज नाउ लोडेड विथ लिटिल वैक्स. अब ऑन लोडिंग विथ वैक्स इट इंक्रीजेस द मास ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एंड हेंस इट डिक्रीजेस द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क एंड हेंस इट डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी. मैं इस बात को लिखूंगा. वैक्सिंग इंक्रीजेस मास और इट इंक्रीजेस मास पर यूनिट लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ and hence it decreases frequency. वैक्स लगा देने से ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. It decreases the frequency. Now the beat is found to be 6 beat per second. Now the new beat frequency. अब जो नई बीट फ्रीक्वेंसी है वह है 6 बीट पर सेकेंड. बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई. अब इस आधार पर जरा सोचिए कि ओरिजिनल ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी. अब मैं कहता हूं जरा सोचिए 256 प्लस 4 यदि होता 260 हर्ट्ज होता तो वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम होती 258 या 259 होती तो उससे तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती क्योंकि डिफरेंस कम हो जाता 256 के साथ. 260 हर्ट्ज नहीं हो सकता. इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वह 256 माइनस 4 दैट इज 252 हर्ट्ज होना चाहिए. दिस मस्ट बी द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क. 252 हर्ट्ज के होने से ओरिजिनली डिफरेंस 4 का रहा तो ओरिजिनली 4 बीट्स सुनाई देंगी. बीट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क. ध्यान रहे बीट फ्रीक्वेंसी इज बीट फ्रीक्वेंसी हमने प्रूव कर रखा है. इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज. तो पहले डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज रहा इसलिए 4 बीट्स सुनाई दिया. फिर हमने इस ट्यूनिंग फॉर्क पर जब वैक्स लगा दिया तो वैक्स के लगा देने से ट्यूनिंग फॉर्क का थोड़ा सा मास बढ़ गया. उससे ट्यूनिंग फॉर्क का मास पर यूनिट लेंथ बढ़ गया और मास पर यूनिट लेंथ बढ़ जाने से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई. अब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होकर निश्चित हो गई होगी 250 हर्ट्ज. अब फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज हो जाने से अब जो नया डिफरेंस है 256 और 6 उसमें 6 का डिफरेंस आ गया तो बीट फ्रीक्वेंसी अब नई बीट फ्रीक्वेंसी 6 हो गई होगी. 6 बीट पर सेकेंड सुनाई दे रहा होगा. इस तरह से हमने यह बात कंक्लूड कर ली कि जो ओरिजिनली ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी रही होगी वह 252 रही होगी.
इसी समय हम अब 60th प्रॉब्लम भी कर डालते हैं। अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी मेक, कोई ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है, हमें पता नहीं है। इट मेक 5 बीट पर सेकेंड, बीट फ्रीक्वेंसी दे रखी है किसी के साथ, एंड दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज 5 बीट पर सेकेंड। ऑल्दो सच प्रॉब्लम्स आर वर्बल प्रॉब्लम, ये जो मैंने अभी प्रॉब्लम करा वर्बल प्रॉब्लम है, मैंने अभी बड़े डिटेल में सोचने का तरीका समझाया है, समझने का तरीका समझाया है, उसमें अप्रोच लगाने का तरीका बताया है। इस तरह के प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में आते हैं तो विद इन 30 और 20 सेकेंड्स आपको आंसर देना होगा इस तरह के सवालों का। अब जरा देखिए, बीट फ्रीक्वेंसी 5 बीट पर सेकेंड है with another tuning fork which can cause a closed organ pipe of length 40 centimeter to vibrate in fundamental mode। मैं तो पहले एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बनाता हूं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप फंडामेंटल मोड में इस तरह से रहेगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेव। यह क्लोज्ड ऑर्गन पाइप 40 सेंटीमीटर का है, तो इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए मैं कहूंगा λ/4 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और लैम्डा इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर, और लैम्डा इज इक्वल टू 1.6 मीटर। द बीट फ्रीक्वेंसी, पहले अब स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज स्पीड ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ, तो यह फ्रीक्वेंसी हुई 320 मीटर्स पर सेकेंड अपॉन 1.6 मीटर, तो यह फ्रीक्वेंसी एफ हुई 200 हर्ट्ज। 200 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, द नॉन ट्यूनिंग फॉर्क which can cause 40 centimeter closed organ pipe to vibrate in fundamental mode। और इसके साथ बीट फ्रीक्वेंसी, ये एफ डैश कहूंगा मैं, ये एफ डैश जो दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करवाता है। तो इसका मतलब जो एफ होना चाहिए वह 200 प्लस और माइनस 5 हर्ट्ज होना चाहिए। या तो 200 प्लस 5 हर्ट्ज होएगा या फिर 200 माइनस 5 हर्ट्ज होएगा। डिफरेंस 5 हर्ट्ज का रहना चाहिए, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी वहां पर 5 है, मतलब डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी वहां पर 5 है। अब द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क इज स्लाइटली लोडेड विथ वैक्स। जब इस ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स से लोड करा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होएगी, तो वहां पर बीट फ्रीक्वेंसी उन्होंने कहा वो कम हो रही है। अब जरा सोचिए, यदि ये 195 200 माइनस 5 होता, मतलब 195 होता और फिर वैक्स लगाया जाता तो इसकी फ्रीक्वेंसी और कम हो जाती, 192 190 हो जाती। इन दैट केस तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती, तो 195 नहीं हो सकता। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 200 प्लस 5, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 205 हर्ट्ज। यह फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 205 हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि 205 हर्ट्ज और एफ डैश जो कि 200 हर्ट्ज है, इसमें ओरिजिनली डिफरेंस 5 का है, इसलिए ओरिजिनली 5 बीट पर सेकेंड। इसके बाद जब हम इस पर वैक्स लगाएंगे तो वैक्स लगाने से इसकी नई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 204 या 203। तो जो नया डिफरेंस रहेगा वो 4 का या 3 का हो जाएगा, तो नई जो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी या 4 या 3 हो जाएगी, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और वही दे रखा है। जबकि यदि 195 होता तो बीट फ्रीक्वेंसी तो और बढ़ जाती, इसलिए 195 आंसर नहीं है, आंसर है 205 हर्ट्ज। इस तरीके से हम
इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे और यह आंसर मार्क करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग 61st प्रॉब्लम। Now let us read 61st problem and develop our approach. A piano wire A vibrate at a fundamental frequency of 600 Hertz. A piano wire vibrate at a fundamental frequency of 600 Hertz. Some identical wire B produces 6 beats per second. When tension in A is slightly increased. देखिए कोई दूसरा वायर है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज। अब इसमें हमने इफ टेंशन इंक्रीज्ड, अब टेंशन के इंक्रीज करने से क्या होगा जरा देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू और द फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय लैम्डा इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू एंड लैम्डा इज इक्वल टू 12। फंडामेंटल मोड में यह फंडामेंटल मोड होता है लैम्डा बाय 2 इक्वल टू L और लैम्डा इक्वल टू 12। So frequency is 1 by 2L under root of T by mu. So frequency is directly proportional to under root of tension. तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो नई जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, सिंस बीट फ्रीक्वेंसी है 6, बीट फ्रीक्वेंसी उन्होंने दे रखी है 6 बीट पर सेकेंड। इसका मतलब मॉड ऑफ F1 माइनस F2, F1 डैश माइनस F2 इज 6। तो अब नई जो फ्रीक्वेंसी होगी F1 डैश वह 606 बीट्स हो जानी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ना है, टेंशन आपने बढ़ाया है, टेंशन के बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी ये हमने समझ लिया बीट फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6 बीट पर सेकेंड। तो नया जो फ्रीक्वेंसी है वो 600 से 6 ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 606 होनी चाहिए। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ द टेंशन इन A टू टेंशन इन B। अब टेंशन इन A मैं कहता हूं फ्रीक्वेंसी F1 डैश अपॉन F2 इज इक्वल टू टेंशन इन A अपॉन टेंशन इन B। टेंशन इन A डैश कहूंगा मैं, फाइनल टेंशन। तो F1 डैश की जगह लिखता हूं मैं 600 अंडर रूट ऑफ दिस अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, और आई विल से टेंशन इन A डैश अपॉन टेंशन इन B इज इक्वल टू F1 डैश अपॉन F2 होल स्क्वायर। तो टेंशन इन A डैश अपॉन टेंशन इन B इज इक्वल टू 606 अपॉन 600 स्क्वायर और TA डैश अपॉन TB इज इक्वल टू 1.01 होल स्क्वायर। बाइनोमियल लगाकर आप लिख सकते हो TA डैश अपॉन TB इज इक्वल टू 1.02। इस तरीके से हम 61st प्रॉब्लम में बड़ा आसानी से सोच सकते हैं, कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। मैं इसी समय 62nd प्रॉब्लम भी यहीं का यहीं कर दूंगा। 61st प्रॉब्लम को पहले एक और बार ध्यान से देख लो। पियानो वायर है,
उसकी फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है, कोई आइडेंटिकल वायर है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 600 हर्ट्ज होगी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। बी में तो कोई फर्क नहीं डाला, इसकी फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज ही रखी। ए में हमने टेंशन बढ़ाया। ए में जब हमने टेंशन बढ़ाया तो टेंशन बढ़ाने का हम असर सोच रहे हैं। वेलोसिटी इज अंडर रूट टी बाय म्यू, एफ इज फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। फंडामेंटल मोड में वेवलेंथ इस तरह से कहेंगे लैम्डा बाय 2 इक्वल टू एल, लैम्डा इक्वल टू 2l, फ्रीक्वेंसी इज 1/2l, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी, जिससे हमें यह समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन। अब मतलब टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इफ टेंशन इंक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। टेंशन इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो 600 से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। 600 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होगी। अब बीट फ्रीक्वेंसी 6 दे रखी है, मतलब जो नई फ्रीक्वेंसी है उसमें डिफरेंस 6 का होना चाहिए। पहले 600 था, वो 606 हो जाएगा, तब बीट 6 होगी। सो दिस इज द न्यू फ्रीक्वेंसी। अब हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन कैन बी रिलेटेड लाइक दिस। सो टेंशन कैन बी रिलेटेड लाइक दिस, दिस इज द रेशियो ऑफ द टू टेंशंस। अब 62nd प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा, ध्यान से उसको भी पढ़ना चालू कीजिए। अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, tuning fork of frequency 256 hertz produces 4 beats with a wire of length 25 सेंटीमीटर। मतलब जो वायर की फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वह 256 प्लस माइनस 4 हर्ट्ज होना चाहिए। इस वायर की लेंथ है 25, वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड। यह जो वायर है फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। 25 सेंटीमीटर लेंथ का यह वायर है। इस वायर के लिए मैं लिखूंगा लैम्डा बाय 2 इक्वल टू एल और लैम्डा इक्वल टू 2l और दिस इज 25 सेंटीमीटर, सो दिस इज 50 सेंटीमीटर और 0.5 मीटर। Now, the beat frequency decreases when length is slightly shortened. जब इसकी लेंथ थोड़ी सी कम की गई L डैश तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हुई। जब लेंथ कम करेंगे तो वंस अगेन यही एक्सप्रेशन, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जब लेंथ कम करेंगे, decreasing the length increases the frequency. अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई मतलब 260 प्लस समथिंग होगी या 252 प्लस समथिंग होगी, और इससे बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अब जरा सोचिए, यदि 260 होता और फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती तो बीट फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज हो जाती। इसका मतलब है, देखिए आप समझिए, लेंथ के डिक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो F2 होना चाहिए यह होना चाहिए 252। इसको होना चाहिए बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, बीट फ्रीक्वेंसी इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड, लेंथ को जब हम कम कर रहे हैं, द लेंथ इज शॉर्टेंड, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज हो जाने से बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। तो देखिए ये 260 से फर्दर इंक्रीज हुआ तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और 252 से इंक्रीज हुआ तो बीट फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसका मतलब F2 होना चाहिए 252।
252 हर्ट्ज, यह F2 होना चाहिए, यह F2 होना चाहिए। अब उन्होंने कहा है what could be minimum length by which wire be shortened so that no beats is produced in the tuning fork। हम कहते हैं मिनिमम कितने से लेंथ को कम करा जाए जिससे कि कोई बीट प्रोड्यूस नहीं हो। तो मैं कहता हूं F2 अपॉन F2 डैश, F2 अपॉन F2 डैश, मैं इधर लिखता हूं इस कंसेप्ट को, कलर चेंज करके लिखता हूं, F2 अपॉन F2 डैश इज इक्वल टू L2 डैश बाय L2, यह लिखूंगा मैं। सिंस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो चीज मुझको इधर दिख रही है। अब मैं कहता हूं F2 है 252, F2 डैश मुझे चाहिए 256, इज इक्वल टू L2 डैश अपॉन L2, L2 इज 25, इससे मुझे L2 डैश मिल जाएगा, L2 डैश इज 25 इंटू 252 बाय 256 सेंटीमीटर, यह है। नाउ व्हाट कुड बी द मिनिमम लेंथ बाय विच वायर बी शॉर्टेंड, सो वायर मस्ट बी शॉर्टेंड बाय दिस लेंथ L2 माइनस L2 डैश, 25 माइनस 25 इंटू 252 बाय 256, दिस इज द आंसर। मैं आंसर पीछे से देखता हूं और ऐसा कैसे लिख देता हूं, यू प्लीज कैलकुलेट एंड चेक इट। 60 सेकेंड का जो आंसर मुझे दिख रहा है 0.39 सेंटीमीटर, 0.39 सेंटीमीटर, दिस इज द फाइनल आंसर। यही चीज हमसे पूछी गई है, बड़े ध्यान से इस प्रॉब्लम को समझना है, लॉजिक को समझना है। ओरिजिनली फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 256, सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क जो कि 4 बीट प्रोड्यूस करता है, या फिर जो दूसरा वायर जो 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है 256 प्लस 4 या फिर 256 माइनस 4, मतलब या तो 260 होगी या 252 होगी। 260 या 252 है, इसको हम आगे समझते हैं। 25 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है जो कि दोनों तरफ से फिक्स्ड है फंडामेंटल मोड में। फंडामेंटल मोड में हम कहेंगे लैम्डा बाय 2 इक्वल टू एल, एल इक्वल टू लैम्डा बाय 2 और लैम्डा इक्वल टू 2l। यह हुआ। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो जब इसकी लेंथ को कम करा जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब उन्होंने कहा लेंथ को कम करने पर जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो दोबारा इसके साथ जो बीट्स है वो कम हो जाती है। तो अब इधर से यही आप लॉजिक डेवलप कर रहे हैं कि यदि ये 260 है, मान लीजिए 260 है, तो लेंथ कम करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ी, मतलब 262 या 263, तो उससे तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा, तो बीट्स बढ़ जाएंगी। इसका मतलब 260 नहीं हो सकता। 252 यदि है, 252 यदि है तो लेंथ कम करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी 254 हो सकती है, 253 हो सकती है, 255 हो सकती है, तो डिफरेंस कम हो जाएगा, तो बीट्स कम हो जाएंगी जो कि दे रखा है। इसका मतलब 252 हर्ट्ज है, इसका मतलब 252 हर्ट्ज ओरिजिनल इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब उन्होंने कहा कि बताइए नया लेंथ क्या हो, लेंथ कितना कम करा जाए जिससे कि कोई बीट्स नहीं सुनाई दे। तो कोई बीट्स नहीं सुनाई दे उसके लिए क्या कंडीशन है कि अभी इसकी फ्रीक्वेंसी 252 है, फाइनली इसकी फ्रीक्वेंसी 256 हो जाए। ये 256 हो गई तो अब ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो कोई बीट्स सुनाई नहीं देंगी। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 252, फाइनल फ्रीक्वेंसी 256, सो दैट नो बीट्स इज हर्ट्ज। इसके लिए लेंथ L2 डैश ओरिजिनल लेंथ
25। ये मैंने कंसेप्ट लिखा, इससे L2 डैश आ गया, ये नया लेंथ है जो डिक्रीज होने के बाद है। तो ओरिजिनल लेंथ माइनस द फाइनल लेंथ, दिस इज द डिक्रीज इन लेंथ। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए और 63rd प्रॉब्लम की तैयारी कीजिए। अब 63rd प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ साउंड इज 340। देखिए ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ बिल्कुल फिक्स है, इसकी फंडामेंटल और फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी की कंडीशन निकालनी है। मैं तीनों सिचुएशन पहले ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज द फंडामेंटल सिचुएशन, दिस इज द फर्स्ट ओवरटोन एंड दिस इज द सेकेंड ओवरटोन कंडीशन। यहां हम फंडामेंटल कहेंगे, दिस इज फंडामेंटल, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन एंड दिस इज सेकेंड ओवरटोन। यह जो मैंने बनाए हैं डिस्प्लेसमेंट वेव ड्रॉ करा है, मैंने डिस्प्लेसमेंट वेव ड्रॉ करा है। फंडामेंटल में हम कहेंगे लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू L, जो कि है 20 सेंटीमीटर लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 2L और 40 सेंटीमीटर और 0.4 मीटर। अब साउंड की स्पीड दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी F नॉट एस V बाय लैम्डा नॉट। V की जगह मैं लिखूंगा 340 मीटर्स पर सेकेंड और इधर 0.4 meters per second. So fundamental frequency becomes 3400 by 4, 17850 hertz. This is the fundamental frequency. While in the situation of first overtone, हम कहेंगे this is lambda. Lambda 1 is equal to L. This is 20 centimeter. Or I'll say lambda 1 is 0.2 meters. So frequency F1 is once again V by lambda 1. So this is 340 upon 0.2 hertz. So frequency F1 is 1700 hertz. That is 2 times F naught. This is the first overtone. और फिर सेकेंड ओवरटोन के लिए आप देखिए दिस इज लैम्डा एंड लैम्डा बाय 2. सो 3 लैम्डा 2 by 2 is equal to L and this 20 centimeter. और lambda 2 is 40 by 3 centimeter or 0.4 by 3 meter. This is lambda 2. So second overtone frequency F2 is V by lambda 2 or 340 by 0.4 by 3 hertz, or F2 is 850 into 3 hertz, or F2 is 1550 hertz. This is 3 times F naught. This is the first overtone. जरा बड़े ध्यान से देखिए, साधारण सा सवाल था,
ओपन पाइप पर सवाल था। ओपन पाइप में फंडामेंटल नोट ऐसे बनता है डिस्प्लेसमेंट वेव का, फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड ओवरटोन। फंडामेंटल में λ/2 इक्वल टू एल, इसमें L इक्वल टू लैम्डा और लैम्डा इक्वल टू एल, और इसमें 3 λ/2 इक्वल टू एल। लेंथ तीनों केस में पाइप की फिक्स है, तो फंडामेंटल वेवलेंथ, फर्स्ट ओवरटोन की वेवलेंथ और सेकेंड ओवरटोन की वेवलेंथ वेरी कर रही है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी और सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। और आप देखिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज एनी ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। ये 2 इंटू f0, ये 3 इंटू f0। नोट डाउन कीजिए सिचुएशन को। मैं 64th और 65th प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद। चलिए अब हम 64th प्रॉब्लम करते हैं। इन अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न इन अ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, nodes are formed at a distance of 4 centimeter. Nodes at 4 centimeter. The speed of sound is 328 meters per second. What is the frequency? अब देखिए हम आपको बता दें, नोड्स सेपरेशन जो होता है दैट इज λ/2। सेपरेशन बिटवीन नोड, सेपरेशन बिटवीन नोड्स is λ/2 and this is 4 centimeter. So lambda is 8 centimeter or 0.08 meters. तो इससे हमको फ्रीक्वेंसी मिल गई। फ्रीक्वेंसी इज v अपॉन लैम्डा और 328 अपॉन 0.08 हर्ट्ज, और द फ्रीक्वेंसी इज, मैं इधर डबल जीरो लगा के फिर लिख दूंगा 4,328,00 by 8 or it's 4,100 hertz. So the frequency I'll say 4,100 hertz or I'll say 4.1 kilohertz. This is the answer to 64th problem. इसमें सिर्फ आपको एक छोटी सी बात सोचनी थी, समझनी थी कि दो नोड के बीच में जो सेपरेशन होती है λ/4, यह हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करा रखी है। इसी समय अब हम 65th प्रॉब्लम भी कर डालेंगे। नोड्स के बीच में सेपरेशन 4 सेंटीमीटर दे रखा है और वहां λ/2 है। सो λ/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लैम्डा इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और 0.08 मीटर्स। सो फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। स्पीड अपॉन वेवलेंथ से हमने कर दी। स्पीड इज 328, वेवलेंथ इज 0.08 मीटर्स पर सेकेंड में, ये मीटर्स में, तो फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड में दैट इज हर्ट्ज, और इस तरह से यहां आंसर। अब 65th, द सेपरेशन बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड। नोड एंड एंटी नोड separated by 25 सेंटीमीटर। अब देखिए नोड और एंटी नोड के बीच में जो सेपरेशन होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू λ/4। नोड एंड एंटी नोड consecutive
are always separated by, always separated by lambda by 4, यह हम जानते हैं। तो लैम्डा बाय 4 हो गया 25 सेंटीमीटर। तो लैम्डा हो गया 4 into 25 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। So lambda is 1 meter in fact. What is the frequency? So frequency is velocity, speed upon the wavelength. Speed is 340 meters per second. Wavelength is 1 meter. So the frequency is 340 hertz. 340 per second. जो सिंपल सा लॉजिक था, that logic was separation between node and antinode. Consecutive node and antinode is always lambda by 4. So lambda by 4 is 25 centimeter. So lambda is 100 centimeter or 1 meter. This is lambda, and hence we would get the frequency. The 65th problem. इसी समय हम 66th प्रॉब्लम भी कर डालते हैं। छोटे छोटे सवाल दिख रहे हैं, यह इसे ध्यान से देख लीजिए। 66 पढ़ना चालू कर दीजिए। द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप P1 इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। अब देखिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, यह क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और इसकी फर्स्ट ओवरटोन, इसका जो फर्स्ट ओवरटोन होएगा वह ऐसा होएगा। यह डिस्प्लेसमेंट कर्व होएगा। दिस इज फर्स्ट ओवरटोन इन क्लोज्ड पाइप, और इसमें हम कहते हैं दिस लेंथ L is 3 lambda by 2, 3 lambda by 4. 3 lambda by 4 is equal to L. And this is for P1. This is P1 pipe. This is 30 centimeter उन्होंने दे रखा है। तो यह जो हुआ, इसको lambda 1 कह देता हूं। So और लैम्डा कह देता हूं। इनफैक्ट लैम्डा इज 40 सेंटीमीटर। लैम्डा इज 40 सेंटीमीटर। अब दिस इज इनक्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। यह ओपन ऑर्गन पाइप P2 है, यह ओपन ऑर्गन पाइप P2 है, इसकी लेंथ है L' और इसकी फंडामेंटल जो होगी, इसकी जो फंडामेंटल होगी, लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेंज द कलर हियर। पाइप P2, इसकी लेंथ L' और इसमें यह फंडामेंटल सिचुएशन बनेगी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब सेम फ्रीक्वेंसी इंप्लाई सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इंप्लाई सेम वेवलेंथ। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड सेम रहेगी, स्पीड हमेशा कांस्टेंट। ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप दोनों है तो सेम एटमॉस्फेयर में, तो साउंड की स्पीड सेम रही। अब फ्रीक्वेंसी उन्होंने सेम कह दी तो वेवलेंथ भी सेम, तो इसमें भी वेवलेंथ वही की वही रहेगी। तो इसमें वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर। इसके लिए मैं क्या कहूंगा, लैम्डा डैश बाय 2, लैम्डा बाय 2 is equal to L'. So this L' is equal to
40 centimeter by 2. So this L dash is 20 centimeter. This is the length of open organ pipe. What is length of P2? यही पूछा गया है, इनफैक्ट यही पूछा गया है. This is the length of open organ pipe. आज के दिन हम इतना ही करते हैं. आज का इतना ही समय रखा था, टाइम हो चुका है. और 67 ऑनवर्ड मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा. बड़े ध्यान से इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए. अब देखिए, हम ऑलमोस्ट सफिशिएंट डिस्कशन ऑफ एम्पल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं इतना भरपूर डिस्कशन करा रहा हूं कि ऑलमोस्ट मेरे पढ़ाए हुए, मेरे सिखाए हुए सारे कंसेप्ट इन इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं. पूरी थ्योरी सुनने के बाद, इस तरह से सारे सवाल करने के बाद, देयर वुड नॉट बी एनीथिंग लेफ्ट इन दिस चैप्टर. जेई में, बोर्ड में, मेडिकल एंट्रेंस में, किसी भी तरह की एग्जामिनेशन हो, साउंड वेव्स पर आने वाले किसी भी तरह के आप सवाल को जरूर करोगे. मगर खास बात यह है, इट्स नॉट लाइक कि आप ये सिर्फ सॉल्यूशंस देखते चले जा रहे हैं. आपकी स्किल्स तब डेवलप होंगी जब इन प्रॉब्लम्स को पहले आप कोशिश करो. यदि आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा. आप तब इन सॉल्यूशन को देखो जब आपसे वो नहीं बन पा रहा है. जब आप इन्हें देख रहे हो तो अधिक से अधिक सवाल तो आपके खुद के करे हुए हो, कुछ नई बातें, कुछ नए कंसेप्ट पता लगे. एनीवे, आज का दिन मैं यहीं पर ओवर करता हूं, यहीं पर फिनिश करता हूं. आगे के प्रॉब्लम्स आप लोग थॉरोली ट्राई करके रखिए. आई विश यू ऑल द बेस्ट. अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स आपसे हो जाए. एनीवे, 67 ऑनवर्ड टिल द एंड ऑफ दिस पीएफपी के तो लगभग सारे मैं डिस्कस करा दूंगा क्लास में. और नेक्स्ट क्लास शायद मैं 2 दिन के बाद में लेता हूं. तब तक आप बाकी के सवाल करके रखिए. गुड बाय, गुड डे.